ये पीएचडी करने वाला बच्चा यूपी दरोगा में कैसे जमेगा, माइंड सेटअप कैसे रहेगा। ये मात्र 3 महीने में और वो भी रैंक 4 लेके आना, ये अपने आप में एक बड़ा सा चमत्कार है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें रही कि आप 3 महीने में रैंक 4 तक पहुंच गए। जनरली एक किताब आती थी, उस पर आपका बड़ा पुराना सा फोटो रहता था, एक्साइज इंस्पेक्टर नीचे लिखा रहता था, तो वो बुक तो रहती थी। तो मैथ्स मतलब राकेश यादव सर, तो ये शुरू से पता थी ये चीज। उनको पता है कि घर में बहुत बुरा संघर्ष है, पैसे की भी दिक्कत है और वो कुछ कर नहीं सकते, वो तैयारी करें, किसी चीज को सोचते रहते हैं, घर वाले दुखी हो रहे हैं, घर वाले दुखी हो रहे हैं, घर वाले दुखी हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या करते हैं, अपनी जर्नी में अपने ऊपर फालतू का सामान लाते हैं, वजन लाते हैं, और वो वजन थोड़ा खतरनाक हो जाता है। क्या एक महिला मित्र तैयारी करते वक्त आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है या उसके नुकसान होते हैं? एक लड़का बैठा, एक लड़की बैठी है, सामने मोबाइल रखा और ऐसे हाथ का निशान बनाते हैं जी। फिर मैं रीले सर्च करता हूँ कि कितने दिनों से ये कहानियां चल रही हैं, तो पिछले 2 साल से वो रीले आती जा रही है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जंतर मंत्र पे मैं देख रहा था, रीले भी देख रहा था, मेरा बेटा अभी 12वीं पास करके आया है, तो मैंने लड़कियों को भी देखा, लड़कों को भी देखा कि जो जंजी हैं उनकी सोच बिल्कुल अलग, डिफरेंट तरीके की आती है। तो एज ए पेरेंट्स मुझे बहुत डर भी लगता है कि ये लड़का कहीं फंस गया, मेरे वाला जंजी है। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज मैं बात करने जा रहा हूं आशुतोष तिवारी, जिनकी यूपी दरोगा में 4थी रैंक आई है, रैंक 4। ये जो बच्चा है, सच बात ये है कि ये यूपीएसआई के लिए बना ही नहीं है। इस बच्चे ने 12th क्लास तक साइंस पढ़ी, साइंस पढ़ने के बाद फिर आर्ट्स ली। आर्ट्स इसलिए ली क्योंकि इनको यूपीएससी करना है। उसके बाद अभी ये पीएचडी करने लग रहे हैं, और जब पीएचडी कर रहे हैं तब इन्होंने कुछ देखा, अपने दोस्तों के साथ कुछ अनुभव फील किया, और उसके बाद बस में ही तुक्के से यूपी दरोगा का फॉर्म अप्लाई कर दिया। वो भी पेरेंट्स ने कह दिया तो कर दिया। 3 महीने अपनी लाइफ के डेडिकेटेड निकाल लिए इस एग्जाम के, और ये एग्जाम इस बच्चे ने क्रैक कर दिया है और रैंक आई है 4। कौन सी रैंक? 4। तो बात करते हैं आशुतोष तिवारी से। तो आशुतोष भाई, आपका स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू सर। तो यार, सबसे पहले मुझे ये बता कि ये पीएचडी करने वाला बच्चा यूपी दरोगा में कैसे जमेगा, माइंड सेटअप कैसे रहेगा? सर अभी ये जैसा कि आपने भी बताया कि मैंने फॉर्म भर दिया था सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं कितना कैपेबल हूँ सरकारी नौकरी के लिए, और ये मेरा दूसरा प्रयास था। इसके पहले मैंने यूपीपीसीएस का फॉर्म भरा था, वो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करके मैंने अप्लाई किया था उसमें। यूपीपीसीएस तो लगभग वही सेम हो गया, यूपीएससी और यूपीपीसीएस उसी जोन का। उसके बाद में फिर चूंकि पिछले साल कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे लगा कि एक सरकारी नौकरी मुझे निकालनी है। जैसे मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ और उनको देख करके कोई जेलसी या वो भाव नहीं था, नेगेटिव चीज़ नहीं थी, बस पॉजिटिव थी। और इसके पीछे एक रीज़न ये है कि चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, हाई स्कूल इंटर मैंने अच्छे मार्क्स के साथ में ज़िले में अच्छा स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण किया था। तो लोगों में ये जनरली जब भी मैं सबसे मिलता था तो वो यही कहते थे कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा। तो वो चीज़ जो शुरू में बहुत प्रेज लगती थी, वो चीज़ मुझे टॉन्ट लगने लगी थी, बाद में टॉन्ट होना स्टार्ट वो मुझे, हालांकि ऐसा था नहीं उनकी तरफ से, बट मेरा मोरल ऑब्लिगेशन मेरे लिए कुछ ज़्यादा हो गया था, और मुझे लगा कि मुझे अभी कुछ करना है। और जिस फील्ड में मैं हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, वो थोड़ा टाइम टेकिंग लाइन है, उसमें वेट करना पड़ता है। तो मेरा था कि अभी मुझे करना है और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, मुझे भी लगता था मैं कर सकता हूँ, बट कर क्या रहा हूँ वो चीज़ मुझे एक टेंजिबल चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही थी। इसलिए मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम भरा हूँ, फॉर्म इसमें तैयारी करता हूँ और देखता हूँ अपनी रियलिटी चेक मुझे मिलेगा। तो इसलिए मैंने तो आपने एग्जैक्टली जो यूपीएसआई है इसकी तैयारी कब से स्टार्ट की थी और कैसे स्टार्ट की थी? सर ये जो 2025 का पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, शायद 12 अक्टूबर को समाप्त हुआ है। उसके बाद फिर दिवाली वगैरह घर पे रहा मैं, फिर आंसर की आई, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मेरा नहीं प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो मेरे दिमाग में आया कि अभी कुछ ऐसा करते हैं जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव मिले और समय से वो चीज़ हो जाए। जब मैंने यूपीएसआई का फॉर्म चूँकि भर रखा था पहले, जब मैंने सिलेबस देखा, मुझे लगा कि मैं कवर कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पहले से पढ़ी हुई थी और काफ़ी रिलेट कर रही थी मेरे जीएस सिलेबस से जिसकी मैं तैयारी कर रहा था। तो मैंने मिड नवंबर से या स्टार्टिंग दिसंबर कह लीजिए, फुल फ्लेजेड तैयारी इसकी शुरू करी थी। समझ गया। और लगभग कितने टाइम सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट किया था इसे? सर ये 3 महीने जो थे, मुझे याद है 1 दिसंबर से मिड नवंबर ही कह लीजिए, वरना 1 दिसंबर से लगभग 20-22 फरवरी तक मेरे लिए दिन रात कुछ मैटर नहीं करता था। सुबह उठ के लाइब्रेरी जाना है, पूरा अपना बेस्ट देना है, सो जाना है, खाना है, बस यही था मेरे लिए। ना घर जाना, ना कहीं भी जाना है। 3 महीने मुझे झोंकना था उसमें, और ये भी नहीं था कि सिलेक्शन लेना, मुझे ये था कि मैं बेस्ट अपना जो कैपेबिलिटी है उसको यूज़ कर लूँ। ये 3 महीने मैंने कुछ नहीं देखा सर, सिर्फ 3 महीने मैंने झोंके। क्या इससे पहले कभी तैयारी की थी?
नहीं सर, वनडे एग्जाम्स की या यूपीएसआई की तैयारी तो बिल्कुल नहीं करी थी, और इनफैक्ट मन में भी नहीं था कभी। ये घर पे ऐसा माहौल था कि पुलिस या आर्मी इस तरफ ऐसा कुछ माहौल नहीं था, क्योंकि टीचर माँ बाप है, मेरे दादा दादी भी टीचर थे, तो वो टीचिंग लाइन वाला था, और वही मेरे अंदर भी था कि टीचिंग लाइन में या सिविल में ही जाना है सर। तो यार ये मात्र 3 महीने में, और वो भी रैंक 4 लेके आना, ये अपने आप में एक बड़ा सा चमत्कार है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें रही कि आप 3 महीने में रैंक 4 तक पहुंच गए? सर बिल्कुल सर, जो तैयारी मैंने शुरू करी, मेरी अप्रोच थोड़ी अलग थी। जैसे? मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी, मतलब मैंने क्वेश्चंस लगा कर, मैंने सिलेबस ऐसा नहीं खत्म किया कि मैं क्लासेस करूंगा, सिलेबस खत्म करूंगा फिर टेस्ट पे जाऊंगा। मैंने टेस्ट से शुरू किया। अच्छा। सीधा पहला जो मैं लगाया हूँ मिड नवंबर में, मैंने टेस्ट ही लगाया था सीधा। बहुत कम स्कोर आया था उसमें, 270 के आसपास। उससे पता चला मुझे कि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही नहीं आ रही हैं, बिल्कुल नहीं हैं। कुछ चीज़ें मुझे आती बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि रिवाइज नहीं थी। ऐसे करके मैंने फिर फ्रेगमेंटेशन, उनका कंपार्टमेंटलाइजेशन शुरू किया। फिर देखा कुछ चीज़ें जो बिल्कुल नहीं देखनी है मुझे। मैथ्स में कुछ चीज़ें थी कतई नहीं देखनी थी, कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल देखनी थी, अर्थमेटिक खासकर, जो कि इन एग्जाम स्पीड बनाना, जिन चीज़ों, और स्पीड बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद में जिन चीज़ों पे लगा कि क्लास करनी चाहिए, वहाँ पे सिर्फ क्लास करी। ऐसा नहीं कि होल एंड सोल सिलेबस को कवर करने चल दिया, वरना 3 महीने में नहीं कर पाता। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, पॉसिबल नहीं था सर। इसमें एक चीज़ ये थी कि हिंदी और जीएस तैयार था मेरा पहले से, कह लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं हिंदी की बुक रखी है मेरे पास में, तो मैं पढ़ता रहता हूँ। अगर मैं बोर हो गया अपने अच्छा, पीसीएस में भी हिंदी का कुछ आता है? सर, पीसीएस में भी आता है, लेकिन वैसे मेरी आदत है जनरली कविताएं पढ़ने की या हिंदी पढ़ने की, तो वो सब चीज़ें काम आई मुझे। ये 3 महीने सिर्फ लग सकते हैं तैयारी के, बट ये पीछे का जो भी तैयार था वो सारा काम आया। मेन मैंने टेस्ट लगा करके ही चीज़ें करी हैं। टेस्ट लगाया, जो चीज़ें कमी थी उनको पूरा करने का प्रयास किया। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक चलूं, तो मैथ में पहला टेस्ट देने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें अनुभव हुआ कि यार मुझे इन चीज़ों को तैयार करना है? सर, जब टेस्ट लगाया मैथ का, तो बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहा था मैं, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक। कुछ चीज़ों में मैं कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहा था, जबकि वो उनका मेथड होता है, ट्रिक्स होती हैं, वैसे ही करनी थी उनको, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ये सब चीज़ें नोट करी। कुछ चीज़ें थी जो बेसिक से ही मुझे लगा सही है करना, वो बेसिक से ही की मैंने। उसके बाद में मैंने क्लासेस फिर आपकी देखी, उस पर जो बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ी, फिर शुरू करके उनको कवर किया मैंने। शुरुआत में तो इतना ईजी नहीं था, भले ही मैथ्स मेरा सही था शुरू से, बट ऐसा नहीं है कि ये एमए करके हम कर लेंगे, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। क्योंकि जो मैथ आपने पढ़ा है उस मैथ का यहाँ बहुत डायरेक्ट रिलेवेंस नहीं है, उतना नहीं है। और मेरा जो फेवरेट पोर्शन भी है वो अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री या ये सब था, तो वो उतना आपके में है नहीं, उतना नहीं है इसमें सर। तो एक ये भी थी कि पढ़ा तो इतना कुछ है, मैथ में कर क्यों नहीं पा रहे हैं। फिर जब उसको समझा हमने और उस तरीके से, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजें आनी जरूरी है जी। जैसे अब मान लीजिए कि डिजिटल सम एक ऐसी चीजें नहीं आएगा तो दिक्कत होगी आपको बड़े क्वेश्चन में। डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, यस सर, है ना। यूनिट डिजिट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ट्रेलिंग जीरो के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड से, जैसे बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास भी, जैसे कोई यार दोस्त है वो लेके आया कि मेरी बेटी एमएससी करने लग रही है, ये तैयारी करना चाहती है, तो कहती है कि अंकल मुझे मैथ नहीं पढ़ना। तो मैं उसको समझाता हूँ जो तुम पढ़ रहे हो वो है ही नहीं मैथ, हमारा मैथ तो बहुत छोटी क्लासों का 6th 7th 8th का मैथ है। तो उसको एक बार आपको गो थ्रू होना होगा, नहीं तो क्या होगा कि चीजें तो आपको सभी आएंगी, लेकिन टाइम पे क्लिक करना, स्मार्टली करना, वो मुश्किल काम है। जैसे क्यूब्स और स्क्वायर्स हमें याद करने होते हैं, मैं क्या करता था जनरली उनको गुणा करने बैठ जाता था शुरुआत में, बट उनको फिर याद करना है, मैं ऐसे उनकी ट्रिक्स दिमाग में रख। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं इस तरीके से, जैसे आशुतोष तिवारी है, ऐसे बच्चों के लिए 3 महीने सच में बहुत होते हैं, क्योंकि 3 महीने अपना पूरा कंसंट्रेशन उस चीज पे लगाते हैं। और देखिए कितना मतलब बेहतरीन माध्यम है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले मॉक टेस्ट दिया, अपनी कमियां ढूंढी और फिर उन कमियों पे काम करना शुरू किया। कहते हैं कि एक आदमी आधी जीत उस दिन हासिल कर लेता है जब उसे ये पता चल जाए कि उसके पास क्या है और कौन कौन सी चीजों की कमी है और उन चीजों को कैसे लाना है। यस सर, अगर आप उस रास्ते को पकड़ गए तो बात बहुत अच्छी है। मूल विधि के बारे में बताना मुझे। हाँ सर, मूल विधि कैरिवल ऐप पे जो सर पढ़ाते थे, उनके वीडियोस थे। और पॉलिटिकल साइंस नहीं सर, पॉलिटी तो उतना लक्ष्मीकांत वगैरह हम लोग पढ़ते रहते थे 8-10 उसमें जरूरत नहीं सर, उसमें नहीं जरूरत पड़ी थी। थोड़ा करंट अफेयर्स के लिए देखा था और मूल विधि करी थी मैंने सही से, उसके प्रॉपर नोट्स। मुझे एक चीज का जवाब देना कि आप लोग का जो माइंडसेट होगा वो यूपीएससी या पीसीएस वाले बच्चों का, वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे ज्यादा रहता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस पे ही चलते हैं तो बहुत ज्यादा आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझते हैं। लेकिन अगर हम यूपीएसआई की बात करें या एसएससी सीजीएल की बात करें,
या रेलवे की बात करें तो इन कॉम्पिटेटिव एग्जामों में क्या है, फैक्चुअल आता है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आती है। तो क्या इसे रटना पड़ता है या आप वाली जो कॉन्सेप्चुअल चीज है उसके थ्रू भी इसको क्रैक किया जा सकता है? उसके थ्रू बहुत आराम से हो जाता है, क्रैक हो जाता है बहुत आराम से। मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा इसीलिए इसमें, जीएस में खासकर। और चीज़ें देखता था मैं क्वेश्चन, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस, अच्छा, जो आर्टिकल जैसे जनरली लोग याद करते हैं कि रटना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं उसको थियोरेटिकल फॉर्म में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बस गई हैं दिमाग में, तो उतना एफर्ट नहीं लगा। हाँ, मूलविधि नई चीज़ थी, उसमें रटना पड़ा था सर, रटना पड़ा उसमें, और मैंने रटा था पूरा कस के, उसमें कुछ कमी नहीं छोड़ी मैंने। और रीजनिंग में पहला मॉक टेस्ट देने के बाद क्या चीज महसूस हुई? रीजनिंग में तो बस यही लग रहा था, अरे ये सब तो आता है, ये क्यों गलत हो रहा है, ये सारा कुछ एकदम आ रहा है सारी चीज़ें। वो तो फिर रीजनिंग, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में जब अरस्तु और प्लेटो को पढ़ते हैं तो वो रीजनिंग से ही शुरू किए, तो वो अर्लीस्ट मैथमेटिशियंस की बात होगी, तो चाहे वो पाइथागोरस हों जो कि प्लेटो के समकालीन या उनसे पहले थे, और अरस्तु, तो रीजनिंग तो बस दिमाग की एक्सरसाइज है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, कोई सुडोकू सॉल्व कर रहा है, कोई दिमाग वाली चीज़ें पजल कर रहा है, तो उतना ज़्यादा अच्छा है वो। हम मेन यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइम मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। नाइस यार, बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज आया जहां आपको लगता है कि यार यहाँ स्ट्रगल बहुत ज्यादा था मेरी लाइफ में? यस सर, ये लास्ट ईयर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है इसकी, उसी समय ऐसा लगा मुझे। बहुत सारी चीज़ें मन में आई सर कि इतना बड़ा एम लेके शुरू किया था तैयारी, और आज मतलब कोई डिमीन नहीं कर रहा हूँ मैं इस जॉब को, बहुत अच्छी जॉब है पे लेवल 6S का, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे ये करना पड़ रहा है। बट वो उसको मैंने फिर अलग तरीके से समझा। माइंडसेट बनाना मुश्किल काम होता है, क्योंकि कई बार सर जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाए या तो जीरो से शुरू करना चाहिए, और अच्छी बात है इसमें कि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए करना चाहिए। तो ये मैंने मानते हुए कि स्ट्रगल भले ही है, लेकिन यहाँ से निकलूंगा तो अच्छा ही करूंगा, और वो चीज़ पॉजिटिव लेकर के मैं चला उसको उस समय। अच्छा, कभी ऐसा भी फील हुआ कि यार मुझे अब यहाँ से 3 ही महीने का समय है? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। यस सर। आपने क्या मेथड चूज किया कि मैंने पेपर उठाया, पेपर में मैथ के 40 क्वेश्चन उठाए, उसमें से मुझे लगा कि यार ये सवाल मुझसे हो जा रहे हैं, ये सवाल नहीं हो पा रहे हैं। yes, तो मैंने वो सेलेक्टिव अप्रोच ली, है ना, कि मुझे ये चीज़ें सीख लेनी है। लेकिन माइंड में तो ये रहता होगा कि बहुत बच्चे जिनको सारा ही मैथ आता है, वो तो हर चीज़ में एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो मेरा होगा या नहीं होगा? सेल्फ डाउट कभी आया? सर मुझे लगता है सबको आता है सेल्फ डाउट कि होगा या नहीं होगा, लेकिन शुरुआत करते हुए मैंने बस ये सोचा था कि मुझे बेस्ट देना है अपना, होगा ना होगा बात की बात है, लेकिन मुझे करना है। और एक चीज़ और रखी थी मैंने कि हर 15 दिन पे खुद का इवैल्यूएशन, कि अगर खुद से बेहतर हो रहे हैं। जैसे 15 दिन पहले का टेस्ट लगाया था, सारे टेस्ट मेरे पास रखे, जो ऑनलाइन लगाए थे वो भी हैं, जो ऑफलाइन लगाए वो भी रखे। तो आप रोज मॉक देते थे या नहीं 15 दिन? रोज नहीं, स्टार्टिंग में मैंने लगभग 15 दिन पे मॉक, फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ। सेक्शनल तो मैं चलते फिरते ही, अगर सुबह उठाऊं, चाय पी रहा हूँ या समय मिला, 10 क्वेश्चंस का लगा दिया, या मैथ का पेन है हाथ में, या कई बार ऐसा होता था कि ऐसे ही देखते हैं कि ऐसे कैलकुलेशन करके ऐसे हो रहा है, रीजनिंग का ऐसे ही देखते हैं, तो वो करते रहते थे। और हर हफ्ते भर पे कहिए, मैं इवैल्यूएशन करता था खुद का कि पहले से बेहतर हुए कि नहीं हुए। और पहला महीना था दिसंबर का, उसमें मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला, तब मुझे लगा कि हाँ हो सकता है। और धीरे धीरे, और सर नेगेटिव आती हैं चीज़ें मन में, बट टू बी ऑनेस्ट हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिव पे ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ शायद पॉजिटिव थी मेरे लिए कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज पे नहीं गए कि बहुत सीजल वाले भी होंगे, ऐसे भी होंगे, वैसे भी होंगे। तो थोड़ा सा बीच बीच में, जैसे जामवन जी ने हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाई थी, वैसे खुद के लिए कर लेते थे। अपनी मार्कशीट निकाल के हाई स्कूल इंटर की कि हाँ 100 में 100 मिला था, कर लेंगे हम। ऐसे अपने मेडल्स निकाल के, अपनी स्पीचेस जो स्कूल में देते थे उनको देख देख के किया सर, और डायरी लिख लिख के कि हम कर लेंगे। वो आसान नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन किया सर ऐसे। अच्छा, आपका जो सर्कल था वो सारे वो बच्चे थे जो पीएचडी या तो जिनकी कंप्लीट हो चुकी थी आपके सीनियर, हाँ, या जो अभी पीएचडी में आपके कर साथ रहे थे और यूपीएससी वाले ही थे, या आपका सर्कल ऐसा था जो आपने बताया भैया दीदी जिनका सिलेक्शन हुआ? हाँ। तो आपने उन लोगों से डिस्कस किया कि मैं यूपीएसआई की तैयारी करना शुरू कर रहा हूँ, या यूपीएसआई के लिए मैं 3 महीने नहीं, एक डिफरेंट जोन में जा रहा हूँ? नहीं सर, जो लोग सिलेक्टेड थे उनसे नहीं किया ये डिस्कस मैंने, क्योंकि सर मुझे पता ये चीज़, उनका अप्रोच, उनका नज़रिया अलग है। क्योंकि वो फिर 1-2 लोगों से बात हुई, उन्होंने यही बताया कि अरे ये करोगे, वो करोगे। क्योंकि अगर एक तरफ ऐसे लोग थे तो बैच में ऐसे लोग भी थे जो लेखपाल जैसी जॉब के लिए भी जा रहे थे कि सिक्योरिटी मिले जॉब की। क्योंकि सर जीआरएफ और एसआरएफ जो 5 साल तक मिलता है हम लोग को, फिर उसके बाद में खाली आते हैं, जॉब ढूंढनी है। हाँ, और फिर से लाइन में लगना है। हाँ सर, और कुछ सीनियर ऐसे हैं जो 25,000-30,000 पे भी फिर पढ़ाने लगे कहीं ना कहीं। तो सर सिक्योरिटी नहीं थी इसमें, जॉब सिक्योरिटी इस फील्ड में। तो इसलिए मैंने, और ये चीज़ मान ली थी कि छोटी नहीं है कोई भी चीज़, अगर इतनी छोटी है तो कोई भी निकाल ले, तो वैसा नहीं। और जो नेगेटिव लोग बोल सकते थे या नेगेटिव माइंडसेट वाले थे, हमने डिस्कस ही नहीं किया उनसे सर।
उनसे दूरी बना के रखी कि अब ये हमें ना बता, सेल्फ एक्सप्लेन ही ना करना पड़े हाँ, किसी को। क्योंकि सर हर कोई ये बताने लग रहा था, अरे तुम तो ऐसे थे, तुमको तो ये करना चाहिए था, तुमको तो वो करना चाहिए था। तो अभी हम क्या कर पा रहे हैं, उस पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया। तो फिर आपने यार, आप यूपीएससी के बच्चे हैं, आपने सीजीएल की तरफ पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ यूपीएसआई से तो सर सीजीएल की तरफ नहीं ध्यान दे पाए हम, शायद जानकारी नहीं थी या? हाँ सर जानकारी नहीं थी, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा 21 में हुआ है। हाँ? तब तक तो मुझे ये लगता था कि 21 साल के होंगे तभी सीजीएल दे पाएंगे। मुझे नहीं पता था कि 20 साल या 18 साल 18 साल का बच्चा पद दे भी इसमें होते हैं, तो ये मुझे नहीं पता थी कोरोना के बाद में। फिर ये चीज़ आगे मन में कि यूपीएससी करना था, इसी के लिए आए हैं, तो अब ज़्यादा इधर डाइवर्ट नहीं होंगे। फिर एमए कर रहे थे साथ के लोग कि चलो कॉलेज पूरा कर लें एक बार, फिर तैयारी में आए। एमए में आ गए, एमए 3rd सेमेस्टर में जेआरएफ के बारे में पता चला कि जेआरएफ हो जाएगा तो पैसा भी मिलेगा, हम लोग पढ़ भी सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो वो कर लिया, जेआरएफ पहली बार में हो गया। तो लगा चलो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, फिर तैयारी करेंगे। ऐसे करते करते फिर इधर ऑप्शंस भी आ गए कि जीडीसी दे सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर, या पीजीटी या जीआईसी दे सकते हैं। मेन वही था उस समय कि जीआईसी देंगे, बट क्योंकि फैमिली में सारे टीचर हैं। हाँ तो उधर ही ध्यान रहा माहौल है। अब आगे वैसे ही एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है लाइफ में कि हमेशा साथ साथ जब आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर जैसे यूपीएससी की तैयारी करने लग रहे हैं, तो एक लंबा टाइम भी लगता है बहुत बच्चों को, है ना। बहुत कम बच्चों की ऐसी किस्मत होती है जैसे आपकी कि पहली बार 3 महीने तैयारी की और 3 महीने में 4थी रैंक आ गई, 4th रैंक आ गई। यूपीएससी में भी हमने बहुत बच्चों को देखा है जिन्होंने तैयारी करनी स्टार्ट की और 1-1.5 साल में सिलेक्शन ले दिया, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। तो यूपीएससी एक लंबी जर्नी होती है, तो ज्यादा बेटर तरीका यही रहता है कि साथ साथ कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो ताकि एक बेस बन जाए। यस सर। क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो हम कितना भी कह लें कि पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, सोसाइटी कितना सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो सेल्फ डाउट तो आता ही आता बिल्कुल आता है ना। तो अगर वहां पे एक गवर्नमेंट जॉब हासिल है तो वो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाती होगी, वो चीज डेफिनेटली, है ना। वो चीजों को फेस करना बड़ा आसान हो जाता है उस समय पे, हो जाता है, और वो बहुत जरूरी है। आप पहली बार करियर विल के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मैं जब 12th पास किया मैंने, तब से मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब लखनऊ आए तो बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, तो जनरली एक किताब आती थी, उस पर आपका बड़ा पुराना सा फोटो रहता था, एक्साइज इंस्पेक्टर नीचे लिखा रहता था, तो वो बुक तो रहती थी। तो मैथ्स मतलब राकेश यादव सर, तो ये शुरू से पता थी ये चीज़। हाँ, ये देखते रहते थे। और एक चीज़ अच्छी लगती थी मुझे भी, बहुत जीवन में शांति और आराम से चीज़ें पसंद हैं। तो आप जो बेसिक से पढ़ाते हैं, क्योंकि और भी यूट्यूब पे हैं लोग जो मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाए हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन आपका जो अप्रोच है वो ये है कि ज़ीरो या बिगिनर जो है वो भी समझ ले। तो इसलिए मैं वो चीज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो शुरू से देख रहा हूँ। और मैं जहाँ हॉस्टल में रहता हूँ लखनऊ में, वहाँ भी मोस्टली सब आप ही का वीडियोज़ देखते रहते हैं, तो इस तरीके से पता था मुझे सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताना कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप जैसे बच्चे के पास तो समय भी कम था, 3-4 महीने में आपको सब कुछ करना था, तो आपकी जैसे रैंक 4 आई। यस सर। इस पॉइंट के बाद मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन खुद से होता है या माइंड में बाकी बच्चों को लेके चलते हैं? नहीं सर, बाकी को लेके नहीं चलते, मेरा पर्सनल जो है मैं खुद से ही रखता हूँ कंपटीशन। क्योंकि आप 15-15 दिन में इवैल्यूएशन करने लग रहे हैं। खुद से ही रखते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो यूपीएससी के लिए शुरू किया था मन में था, तो उन जगहों से सीखा, वैसे लोगों से सीखा, तो खुद को देखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। अब और लोगों को देखेंगे तो वैसे भी, अब मेरी एक इंस्टांस बताता हूँ सर, मेरी लाइब्रेरी में 60 लोग 70 लोग आते हैं, तो सबके पास में 2-3 टीचर्स की यूपीएसआई की बुक्स रहती थी। तो मैं यही सोचता था कि एक तो पढ़ी नहीं जा रही है, 3-3 कवर कर रहे हैं। फिर यही घुमा फिरा के देख के सबको यही सोचता था, मुझे सिर्फ ये कवर करना है, एक टीचर से इतना कर लेना है, बाकी होना ना होना बात की बात है, मुझे सिर्फ इतना कवर करना है, जो मैं खुद के लिए टारगेट बनाता था। और वो मोर देन सफिशिएंट था सर, क्योंकि हम कई बार बल्क और वो साबित भी हुआ। इकट्ठा तो बहुत कर लेते हैं बट कर नहीं पाते हैं उतना सारी चीज़ें। और एक बार आपसे बेसिक सारा मैथ वैथ खत्म करने के बाद मैंने फिर वो बुक्स भी उठाई जो उनके पास थी, जो बहुत सारी चलती हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ें हो रही थी, सब सही था, बट एक बार व्यवस्थित रूप से चीज़ों को खत्म कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। और मुझे लगता है कि आज के समय में एक, जैसे पहले हम हमेशा रोना रोते थे हमारी जनरेशन में कि यार हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, किताब खरीदने के पैसे नहीं है या जानकारी का ही अभाव है। अब मुझे लगता है कि ज्यादा रिसोर्सेज भी सिलेक्शन को रोक रहे हैं। यस सर, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा यही है। बच्चा आज एक वीडियो देखता है, उसको परचेज कर लेता है, फिर दूसरी वीडियो देखता है, उसको परचेज कर लेता है। मैं अपने ऊपर ही बताता हूँ कि आज मेरी उम्र मतलब 40+ हो गया हूँ और मैं बच्चों को ज्ञान देता हूँ, लेकिन मेरे पास एक किताब है अष्टाध्याय करके,
उसमें क्या है कि महर्षि चरक वगैरह इन चीज़ों के बारे में बताया गया कि आयुर्वेद के क्या क्या नियम है। तो मुझे वो हमारे साथी टीचर थे, उन्होंने गिफ्ट दी। मैं वो मतलब 10-15 दिन पढ़ी, उसके बाद मैंने वो बंद करके छोड़ दी। बहुत मुश्किल था उसको पढ़ना, थोड़ा सा लैंग्वेज भी डिफर थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को बैठा बैठा टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था। उसमें उसने अष्टाध्याय के बारे में बड़ी सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताता चला गया, और उसने बाद में किताब को बेच दिया। आखिरी में वो वीडियो बनी ही किताब को बेचने के लिए थी, लेकिन उसको इतना एग्रेसिव और इतना फैंटास्टिक वे में रिप्रेजेंट किया कि ये चीज़ें यहाँ से पढ़ने के बाद ये सुधार हुआ इसके जीवन में। तो मैंने देखा, वो किताब मैंने परचेज कर ली। जब वो किताब मेरे पास आई तब मुझे देखा, यार ये किताब तो मेरे पास पहले से है। मैं इस किताब को 15 दिन पढ़ चुका हूँ, मुझसे नहीं पढ़ी गई तो मैंने छोड़ दी। यानी केवल उस इन्फ्लुएंस में आके भी मैं किताब परचेज कर गया हूँ। किस वजह से? क्योंकि मेरे पास 2 पैसा फालतू है ना। तो तब ये बात सही कहावत सिद्ध होती है कि आपके पास जब रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी का एक बड़ा कारण होते हैं, है ना। एक बच्ची थी आस्था सिंह करके, मैं उसका हमेशा जिक्र करता हूँ। उसने मुझे ये चीज़ बोली थी, यूपीएससी में 51वीं रैंक थी उसकी। तो उसने बोला कि सर, मैंने उससे ये सवाल पूछा था कि आपका मतलब 1 साल की तैयारी में आपने यूपीएससी क्रैक कर किया। जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, वो तैयारी बेसिकली 12th क्लास के बाद ही उसने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी हम ऑफिशियली कहें तो 1 ही साल लगा ग्रेजुएशन के बाद। तो उसने कहा मुझे कि सर, ना तो मैंने कहीं से कोचिंग ली, हाँ मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन जब तक चली तब तक मैंने बहुत सारी चीजें लिमिटाइज कर दी थी कि मुझे यहां से ये चीजें पिक करनी है, यहां से ये कंटेंट पिक करना है, यहां से ये कंटेंट पिक करना था। तो उसने मुझे कहा कि सही कंटेंट का जो सिलेक्शन है ना सर, वो मेरी जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट मुझे वही लगा। कि मुझे इतना जल्दी जो सक्सेस मिली उसके पीछे ये है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही ये सेलेक्ट कर लिया था मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है आगे, और कम रिसोर्सेज होने का बोला मुझे फायदा मिला और मेरा सिलेक्शन हुआ। यस सर। तो आपकी जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? सर मेरी मम्मी का, माता पिता का तो सबका ही रहता है, लेकिन माता जी का मैं ज़्यादा ही कहूँगा, क्योंकि उनके अलावा? हाँ, उनके अलावा दोस्त हैं सर, दोस्तों का काफ़ी रोल रहा। उन्होंने बहुत समझाया। एक मेरी दोस्त हैं, उनका भी बहुत योगदान था सर। हाँ, उन्हीं का योगदान रहा। नहीं सर, सिर्फ उन्हीं का नहीं, लेकिन हाँ मिला जुला सबका। कभी इस तैयारी के दौरान ऐसा टाइम आया जब फ्रस्ट्रेटेड हो या परेशान हो, तो अपने आप को शांत कैसे किया उस समय पे? हाँ सर, कई बार हुआ, क्योंकि जब थोड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है ना मन, की सिर्फ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो या तो क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, मैं निकल गया। अगर थोड़ा सही मूड है, मतलब परेशान हो गया पढ़ के, नॉर्मल हूँ तो, वरना जनरली मेरे साथ होता था मैं रोने ही लगता था सर। मुझे बड़ा रोना बहुत आता था, बहुत बुरा लगता था कि पढ़ रहे हैं, क्या होगा कब होगा। और मुझे लगता है हम ज़्यादा एक्सपेक्ट खुद से करते हैं, इतना समाज और घर वाले हमसे नहीं करते हैं जितना हम खुद से करते हैं। क्योंकि मैंने अपना मोरल स्टैंडर्ड बहुत हाई खुद के लिए सेट कर रखा है, और ये दुख देता है वो। हाँ, वो देता है मुझे दुख। कई बार सजेशंस भी मुझे मिले कि इतना ज़्यादा आइडियलिस्टिक होना ठीक नहीं, बट मुझे लगता है मेरे लिए वो सही है, क्योंकि मैं प्रेशर डालता हूँ खुद पे तो मुझे रिजल्ट मिलता है उसका सर। तो होता था, तो मैं जनरली मंदिर जाना प्रेफर करता था, जा करके वहाँ बैठता था थोड़ी देर। अब जैसा भी रहे, भजन हो या मैं रोने भी लगता था। तो करते थे वहाँ मंदिर में भजन वगैरह? हाँ सर, मंदिर में जाकर के मैं बैठ जाता था जनरली, या तो चुपचाप बैठ जाऊंगा, भगवान से बातें करने लगे मन ही मन, या भजन चल रहा तो वहाँ बैठ गया जाकर के। और मेरा थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति है शुरू से, तो मुझे पसंद भी है वो सर। उससे ताकत मिलती थी? हाँ सर, मुझे तो मिलती है सर, पॉजिटिविटी आती थी। अगर मन लगा करके किया जाए कोई भी काम तो वो सार्थक होता है, और मंदिर से तो मुझे मिलती है सर। मुझे ऐसा लगता था कि चलो कोई है, संभाल लेंगे, चीज़ें सही वे में जाएंगी। और ये चीज़ जेन्युइन है कि आप अपने ऊपर है ना, आज के समय में मैक्सिमम जो यूथ है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का बर्डन लेके जा रहा है जिसकी ज़रूरत उसको नहीं थी तैयारी के वक्त। हाँ सर, ये है ना। आज के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनको पता है कि घर में बहुत बुरा संघर्ष है, पैसे की भी दिक्कत है, और वो कुछ कर नहीं सकते, वो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, घर वाले दुखी हो रहे हैं, घर वाले दुखी हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या करते हैं, अपनी ही जर्नी में अपने ऊपर फालतू का सामान ला देते हैं, वजन ला देते हैं, और वो वजन थोड़ा खतरनाक हो जाता है। जैसा आपने कहा कि आपके मोरल वैल्यूज इतने हाई थे कि नहीं, घर से प्रेशर नहीं था सर कभी भी। लेकिन अपनी वैल्यूज का ये चीज थी, लेकिन बात साथ साथ में ये भी था, जब बहुत ज्यादा हो जाता था, लगता था कि अब चीजें कंट्रोल में नहीं रहेंगी, तो फिर पॉजिटिव चीजें भी याद दिलाता था कि अच्छा करके आया हूँ, जेआरएफ किया हूँ और अच्छा कर लूंगा जीवन में।
कुछ भी हो जाए और दुनिया को नहीं दिखाना, मैं खुश हूँ, घर वाले खुश हैं, दैट्स इट। तो ऐसे करके संभाल लेता था खुद को बहुत ज़्यादा। एक मैं कविता ही पढ़ रहा था, मैं अखबार में आई थी कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, यस सर, इतनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। यस सर, सही है। कि जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा। हाँ, तो कभी कभी करते थे ऐसे, एकदम छोड़ देते थे सर, जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं लैपटॉप को, वैसे छोड़ के हाँ। निकल जाते थे कि जीवन मुझे लगता है ज़्यादा जरूरी है, अब यही नहीं रहेगा। मेरी मम्मी भी यही कहती थी कि जब जिंदा ही नहीं रहोगे या जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है चीज़ों का। तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं और बहुत ज़्यादा ढील भी नहीं देनी है, तो वो बैलेंस करके चलते थे, कोशिश करते थे। कोई ऐसी चीज जो आप मुझे बता पाएं कि जब आप मंदिर जाते थे तो रोज करते थे, कोई पाठ करना, किसी भगवान, विशेष भगवान शिव जी लेके को होते मैं एक लोटा जल, मुझे लगता है एक लोटा जल जो कहते रोज हैं ना करते हर समस्या का हल, तो वो मेरा है सर। थे? हर समस्या का हल एक लोटा जल। मैं मानता हूँ ऐसा सर। पंडित आदमी है भैया, मान लेना इसकी। हाँ, और एक चीज़ मम्मी मेरी और कहती है कि पंडित के घर में पैदा हुए हो तो एक लोटा जल सूर्यदेव को तो चढ़ाओ चढ़ाओ, क्योंकि ऐसा मानते हैं ना कि एक लोटा जल तो ये चढ़ाएगा। सूर्यदेव ऐसा मानते हैं कि एक पंडित के घर में पैदा हुआ तो ये एक लोटा जल देगा। तो ये सब चीज़ें मैं करता था, मुझे अच्छा भी लगता है और मुझे इससे लगता है कि पावर मिलती है सर। तो ये हनुमान चालीसा रोज पढ़ना, ये मेरे नियम में रोज पढ़ते हैं? हाँ, रोज हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं सर रोज। ये कुछ चीज़ें करते हैं। मस्ती के टाइम मस्ती भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो भी बहुत प्राइवेट लोगों के साथ। तो भोले शंकर के भक्त हैं? हाँ सर। भोले शंकर की कितने ज्योतिर्लिंग हैं? सर 12 ज्योतिर्लिंग है। पशुपतिनाथ जो मंदिर है जी, वो ज्योतिर्लिंग है या नहीं है? हाँ सर, है पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ जी ज्योतिर्लिंग नहीं है या है? है ज्योतिर्लिंग है। यस सर। पशुपतिनाथ जी के बारे में कुछ बताओ, जब कुछ पता हो तो ज्ञान। सर किस चीज का बना है, क्या है? सर उसके मंदिर के बारे में ज्ञान नहीं है, जो शाब्दिक अर्थ है उसका वो जैसे पशुपतिनाथ, तो क्योंकि भोलेनाथ सब हर कोई पूजा करता है। जैसे उनकी जब बारात गई थी तो हम जानते हैं ना कि भूत प्रेत जानवर हर कोई गया था, तो वो उनसे एक चीज़ ये सीखने वाली है कि वो सबको एम्ब्रेस करके चलते हैं। अगर आप कोई भी हो, डजेंट मैटर, अगर आप मन साफ करके और सिर्फ उनकी शरण में जाते हैं, और जो हम नवधा भक्ति पढ़ते हैं, 9 प्रकार की भक्तियाँ होती हैं जो राम जी ने शबरी जी को सिखाई थी जब वनवास पे थे वो। तो नवधा भक्ति में एक अंतिम भक्ति होती आत्मनिवेदन। अच्छा। कि हाँ, सरेंडर करना कि भगवान अब हम आपके हवाले हैं, अब आप जो भी करो। तो मैं थोड़ा वैसा भी किया हूँ जब मैं बहुत परेशान होता था कि अब पास कराना, फेल कराना, जो कराना वो आप जानो, अब आपके हवाले। और अगर ऐसा कर दिया फिर कोई क्वेश्चन नहीं उनसे, फिर मान लो कि अब जो हो रहा है वो कर रहे हैं, अपना कर्म करते रहिए। वो नहीं कि बिल्कुल ही अकर्मण्य होकर के बैठ गए काम करते हुए उनको। मैं अभी नेपाल से ही आया हूँ कल जी, तो वहीं पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। तो ऐसा नेपाल में बोला जाता है कि वर्ल्ड में ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, और उसकी मान्यता तो मतलब कई कहानियाँ हैं पशुपतिनाथ जी के नाम के साथ, कई कहानियाँ वहाँ अलग अलग प्रचलित होती हैं। लेकिन वहाँ मैंने एक शिलालेख लिखा हुआ देखा, तो उसमें लिख रखा था कि जब आप रात को सोते हैं तो उस पूरे दिन में आपने जो किया उस सब कुछ भोले को अर्पित करके सो जाओ, तो भोले आपको स्विच ऑफ कर देंगे रात को। मतलब उसकी भाषा कुछ वो थी, संस्कृत में या नेपाली थी, लेकिन जो गाइड था वो जो हमें समझा रहा था, मैं उसकी लैंग्वेज बता रहा हूँ कि भोले बाबा को कहा जाता है कि आपने पूरे दिन में जो भी किया वो बस उनको अंत में अर्पित कर दो कि भोले बाबा आज ये काम हुआ और तेरा तुझको अर्पण, तू संभाल अब बाकी चीजें, अब मेरे को सोने दे। कहते हैं उसके बाद डीप स्लीप आती है। यस सर। एक उन्होंने कहानी बताई कि भोले बाबा को भोला क्यों कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भोले शंकर जैसे विष्णु भगवान है, इनका कहते हैं कि इनकी पूजा इतनी कठिन होती है कि मतलब कोई बिरला कर पाता है, क्योंकि इनके पास वो शक्ति होती है जो जीवन चक्र को से बाहर निकाल देती है आदमी को। भोले बाबा को भोला इसलिए कहा जाता है कि इनको अगर आप मन से याद कर लो, चाहे 1000 गलतियां कर लो, फिर भी इनको मन से याद कर लो तो ये तुरंत आपको आशीर्वाद दे देते हैं। तो उन्होंने कहानी बताई कि जो नाग देवता थे, तो एक नाग था, वो उसने पूजा की, भोले शंकर की साधना की। तो भोले शंकर थोड़ी देर में प्रकट हो गए। तो जब प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा, भोले शंकर ने कहा कि यार मैं बड़ा खुश हुआ कि आदमी तो मेरी पूजा करते थे, लेकिन पहली बार कोई जानवर भी मेरी पूजा कर रहा है। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बता भाई क्या मांगना है तुझसे, मांग, मैं तुझे जो कहेगा वो दे दूंगा। तो उस नाग ने कहा कि मुझे जिंदगी भर है ना आपके साथ रहना है। तो कहते हैं कि वहीं से भोले शंकर ने उसको पकड़ा और गले में लपेट लिया। तो भोले शंकर ऐसे हैं कि जो जिसने मन से कुछ भी मांग लिया उसको तुरंत दे देते हैं, तभी उनको भोले कहा जाता है। यस सर। तो मुझे उनकी वो चीज बड़ी अच्छी लगी कि रात को जब भी सो तो गलत किया या सही किया सब कुछ उनको अर्पित करो और फिर सो जाओ। सो जाओ। तो भोले शंकर माफ कर देते हैं।
बाकी देवता माफ नहीं करते जल्दी से। हनुमान जी की में कहते हैं कि आपको कलयुग में हनुमान जी की शक्ति ज्यादा बताते हैं, सर वो अमर हैं, अजय अमर हैं, तो इसलिए उनकी शक्ति बहुत है। लेकिन उनके लिए तरीका ये है कि उनके लिए जो नियम है, अनुशासन, वो बहुत सख्त है उनकी भक्ति के। यस सर। अगर आपने छोटी सी भी गलती की तो फिर वापसी से राउंड लेना पड़ेगा दोबारा। भोले बाबा में या कुछ भी हो, चलते रहो बस। यस सर। वो माफ करते रहेंगे, इसलिए बोले जी। अभी आखिरी में कब रोए थे सर? वही जब तैयारी फेज में थे यूपीएसआई के लिए, फरवरी में रोए थे, तब तैयारी से थोड़ा ऊप करके। यस सर। अच्छा यार, अभी ये जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ तो जंतर मंतर पे मैं देख रहा था, रिले भी देख रहा था। मेरा बेटा अभी 12वीं पास करके आया है। मैं तुझसे पूछना ये चाह रहा हूँ इसमें, तो मैंने लड़कियों को भी देखा, लड़कों को भी देखा कि जो जेनजी हैं उनकी सोच बिल्कुल अलग, डिफरेंट तरीके की आती है। तो एज ए पेरेंट्स मुझे बहुत डर भी लगता है कि ये लड़का कहीं फंस गया, मेरे वाला जेनजी है तो मतलब मासूम सा बच्चा है। माँ बाप को तो मासूम ही लगता है वैसे, वो चाहे बदतमीज कितना भी हो, कहीं फंस ना जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक महिला मित्र तैयारी करते वक्त आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है या उसके नुकसान होते हैं? जैसे मैं लाइब्रेरी में देखता हूँ बहुत सारी रीलें आती हैं, एक लड़का बैठा, एक लड़की बैठी है, सामने मोबाइल रखा और ऐसे हाथ का निशान बनाते हैं जी। तो मैं देखता हूँ कि उनकी, फिर मैं रीलें सर्च करता हूँ कि कितने दिनों से ये कहानियां चल रही हैं, तो पिछले 2 साल से वो रीलें आती जा रही हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हर लाइब्रेरी में है। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये महिला मित्र वाली जो कहानी है ये आपको हेल्प करती है तैयारी करते वक्त, क्या नहीं करती? सर देखिए, पहली चीज़ तो इंसान को पता हो, सबको पता होता है वो जो कर रहा है सही है कि गलत है, क्योंकि भले वो कितना भी आर्गुमेंट दे ले कि वो सही चीज़ कर रहा है, मन से एक बार आवाज़ आती है कि भाई ये गलत है, तो जो उसको सुन लेता है वो थोड़ा सही निकल जाता है, और जो नहीं सुन पाता है वो रह जाता है। मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है अगर हम उसको पॉजिटिव लें। और अगर तैयारी लाइन के 2 लोग हैं और महिला पुरुष हैं, तो संयम से अपना दोस्ती चल रही है और पढ़ाई कर रहे हैं, तो ठीक है, वो चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है। और फिर अगर अब नहीं कंट्रोल है खुद पे किसी को, वो रील्स ही बनाना चाह रहे हैं, तो वो उनकी चॉइस है सर। बिल्कुल, बहुत बच्चों का हेल्प करता है और बहुत बच्चों का बहुत टाइम भी खराब करता है। हाँ, वो करती है चीज़। पढ़ाई के अलावा और किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है? सर क्रिकेट खेलना पसंद है। अभी भी खेलते हो? हाँ सर, अभी भी खेलते हैं। तो यार ये पीएचडी करने वाले बच्चे फिजिकल कैसे क्लियर कर गए? अरे सर, ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से ही हम लोग विद्या भारती के विद्यालयों से पढ़े हुए हैं, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान वहाँ से दिया जाता है। और गांव से एक तो बिलोंग करते हैं, तो स्कूल से आने के बाद बस्ता रखने के बाद में फिर खेलना ही होता था। पिताजी हमारे क्रिकेट बहुत खेलते हैं, मतलब अभी भी खेलते हैं, जब टीचर्स का मैच होता है तो वो खेलते हैं, बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं वो। तो वो चीज़ जीन्स में भी आई है, और मुझे भी पसंद है क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा। मैं शुरू से एक्टिव रहा हूँ फिजिकल, तो फिजिकल फिट भी रह गए? हाँ, फिजिकल फिट भी रह गए। और फिजिकल फिटनेस का कहीं मेंटल फिटनेस से कोई रोल होता है? सर बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि सर हम लोग जनरली कमरे में बैठ के डिप्रेशन को ही लेके बैठे रहते हैं कि अरे मेंटल हेल्थ बहुत खराब है, अरे फिजिकल हेल्थ तो उससे भी ज़्यादा खराब होती जा रही है, इंसान नहीं ध्यान देखता है। और जब फिजिकल अच्छा होने लगता है तो हमें लगता है कॉन्फिडेंस आता है। वो जब हम शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं, तो जब शारीरिक संरचना हम बदल सकते हैं तो मानसिक चीज़ें भी बदल सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस आता है, और बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिट होना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे दिखना, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है सर। मैंने यार आशुतोष अपने लाइफ में ना, मैं इतने सालों से ये अनुभव कर रहा हूँ, खासकर पिछले 5-6 सालों से तो मैं इंडिविजुअल 1-to-1 पॉडकास्ट ही कर रहा हूँ सिलेक्टेड बच्चों के। तो मैंने ये देखा है कि जो बच्चा अपनी लाइफ में डेली 1.5-2 घंटे अपने शरीर को देता है, अपनी फिजिकल हेल्थ को देता है, मेंटल हेल्थ को देता है, उनकी सक्सेस की जो जर्नी है ना, वो बहुत जल्दी आती है। यस सर। वो बहुत, अब देखो आप जैसे बच्चे 3 महीने में यार यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना, जहाँ बच्चे 4-4, 5-5 साल से तैयारी करे बैठे हैं, और वहाँ भी रैंक 4 लेके आना, तो कहीं ना कहीं हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि आप मेंटली बहुत स्ट्रोंग हैं, तभी तो आप रिवर्स जर्नी चला पाए। रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि एक मॉक टेस्ट के आधार पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना जी। क्योंकि पढ़ने के लिए तो इतना सारा कंटेंट है, उसमें सेलेक्ट करना अपने आप में बड़ी लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि फिजिकल अपने आप में ज़्यादा जरूरी है, उसको ध्यान देना चाहिए। यस सर। हाँ, इसमें जब हुआ मेरा तो कई लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने 2 साल से तो की होगी तैयारी। वो चीज़ है, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं कहूँगा मैं है, लेकिन हाँ, अगर हम अप्रोच बदलें, स्ट्रेटजी थोड़ा सही रखें तो रिजल्ट्स आ जाते हैं उतने समय में। और ये जो हवा बना के रखे हैं कि 2 साल या 3 साल लगेगा, उतना ऐसा नहीं है। 2 साल में तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से यूपीएससी, अगर कोई बिगिनर भी आए तो वो 3 साल में यूपीएससी निकाल देगा, अगर वो फोकस्ड होके करे सर।
तरीका एक ही है, मुझे लगता है सफलता का, सही रास्ता चुनना। यस सर। अगर वो रास्ता गलत चुना गया तो एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है नहीं फिर, सर। है ना। तो वो आपने सही रास्ता चुना। हाँ, और भरोसा करना, अगर हम आपसे पढ़ रहे हैं या हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो ये मान के कि वही आत्मनिवेदन वाला कि ये गुरु है, अब ये सही लेके जा रहे हैं हमको, और बिल्कुल। अपना बेस्ट देना उसमें। ये सर। अच्छा, इस 3 महीने में आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इस वजह से मेरा इतना जल्दी सिलेक्शन हुआ? सर अच्छी स्कूलिंग, मैं ये कहूँगा कि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई, क्योंकि मैं क्लास 8 तक गांव में पढ़ा हूँ, और मेरी माता जी का जो मैंने कहा कि माता जी का सपोर्ट रहा, तो माता जी का रोल बहुत ज़्यादा था कि गांव से शहर में लाना, स्विच कराना, 9, 10, 11, 12 वो अगर ना हुए होते पंडित दीनदयाल विद्यालय से, तो शायद यहाँ तक इतना अच्छा नहीं होता। वो बहुत बड़ा रोल था। और चूंकि मैं यूपी बोर्ड से रहा हूँ 12 तक, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में स्विच किया, तो कहा जाता है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों का गणित और अंग्रेजी का ग्रामर वो बहुत अच्छा होता है। तो इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स मेरा बहुत सही था शुरू से ही, और अच्छी जगह से पढ़े थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत भाग लिया, तो वो शाइनेस व्यवहार में भले है, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ लोगों से इंटरेक्ट करना, कम, लेकिन कहीं मंच पे बोलना या कहीं कुछ इंटरेक्ट करना, तो वो कंफर्टेबली हो जाता है। मैं बहुत आराम से कर लेता हूँ। तो वो स्कूलिंग का फ़र्क था और उसका असर था, और ये चीज़ हमेशा मन में रही कि कर लेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छी जगह से आए हैं तो अच्छा कर लेंगे। ये सब ने बहुत हेल्प किया 3 महीने में, इसीलिए हो पाया क्योंकि पीछे का तैयारी बहुत था, वो चीज़ बहुत काम की। अच्छा, अब इसको ज्वाइन करने का सोचा है या नहीं? सर हाँ, अभी थोड़ा विचाराधीन चल रहा था ये, क्योंकि मेरा PhD चल रहा है सर, लेकिन देखते हैं सर क्या करना है। एक्सटेंशन लोगे आप? हाँ, देखते हैं सर अभी ज्वाइन करना है कि नहीं करना। ट्रेनिंग तो मुझे लगता है स्किप नहीं कर सकते हैं शायद, तो ट्रेनिंग करनी होगी। बाकी घर से कोई प्रेशर नहीं, पिताजी ने बोला है कि जो तुम्हें सही लगे, जैसा लेकिन सही मुझे लगे। लगता है CGL आपको इस बार ट्राई करना चाहिए। देखते हैं सर। ये फॉर्म भरा है नहीं भरा अभी? ये वाला फॉर्म, हाँ भरा है फॉर्म। भरा फॉर्म तो 3 साल से भरा है सर पिछले। डायरी में सब लिखा हुआ भी है कि क्या ID है, क्या पासवर्ड है उसका, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए सर। अच्छा, ये UPSI का जब सिलेक्शन हुआ, वो वाला मोमेंट अपनी लाइफ का शेयर करिए, कैसे था रिजल्ट जब आया? जी सर। हाँ सर, उस दिन मुझे याद है शाम के टाइम पे छत पे हम एक दोस्त से बात कर रहे थे अपने, सुधांशु नाम है उसका, उससे बात कर रहे थे, तो एकदम मम्मी का फ़ोन आया कि रिजल्ट आ गया है। हाँ, ये तो था। अच्छा, कि मम्मी का फ़ोन आया? हाँ, मम्मी का फ़ोन आया, क्योंकि मैं बात उसी टाइम रिजल्ट आया होगा, फिर पिताजी के कोई मित्र थे, उनका भी लड़का हुआ था, तो उन्होंने डैडी को फ़ोन किया कि हो गया, 4th रैंक आई है, बहुत खुश हैं। तो डैडी हमारे बहुत सज्जन और बहुत शालीन व्यक्ति हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद, हो गया। मम्मी से बता दिए, मम्मी हमको फ़ोन करी कि हो गया इसमें। तो ये तो था कि हो जाएगा, रैंक का नहीं पता था सर। क्या रैंक के लिए कभी नहीं सोचा? रैंक के लिए सोचा नहीं था कभी, क्योंकि सर मैं मानता हूँ सिलेक्शन मेहनत से हो जाता है, रैंक वैंक जो है ये सर कृपा होती है। ये किस्मत, जहाँ लक का जो फैक्टर होता है वो रैंक वाले पे लक ही होता है, कि लक से आता है। तो वो बहुत खुशी का टाइम था, अच्छा लगा। भले ही मैं मान के चल रहा था कि हो जाएगा इसमें, बट वो जो उस हीट ऑफ द मोमेंट में उस समय बहुत अलग लगा सर। उसमें ये लगा कि चलो हाँ, कुछ कर लिया। अच्छा, अभी जो जेनजी आंदोलन चल रहा था, आप लोग तो बहुत डीपली सोचने वाले आदमी, आप क्या सोचते हो इस आंदोलन पे, जंतर मंतर वाले पे? सर अगर सबसे पहली चीज़ जो सार है, जैसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो प्रोटेस्ट और डिसेंट ये तो सार है उसका। वो हॉब्स लॉक रूसो ने भी कहा था कि प्रोटेस्ट तो होगा, डिसेंट तो होगा, अगर वो नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये तो जस्टिफाइड है सर एकदम। हाँ, उसका स्वरूप जो होना चाहिए वो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि किस तरीके से हो, लेकिन प्रोटेस्ट तो होगा। अब कह दिया जाए कि प्रोटेस्ट नहीं होगा, हम किसी से इस्तीफा नहीं मांगेंगे, तो ये गलत है। क्योंकि हॉब्स को हम लोग पढ़ते हैं 16th सेंचुरी में, तो उसने भी कहा था कि अगर राजा सही नहीं है तो आप हटा दीजिए उसको, हटा के फेंकिए उसको, 16th-17th सेंचुरी में। तो ये एकदम जस्टिफाइड। तो देखो, आप बन रहे हो दरोगा, और पुलिस डंडे कितने मारी है जंतर मंतर पे, तो जब आप दरोगा बनोगे और हाथ में लाठी होगी, तब ये रूसो और जो ये कहानियां थी ये दिमाग में होंगी, या लेट बस रहोगे? सर अब देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि फिर वो वही बात है ना कि संविधान आ जाएगा, नियम कानून आ जाएगा, तो अब जो दायित्व होगा वो निभाना होगा। हाँ, एक ही दोहरा चरित्र नहीं रख पाएंगे फिर। मेरे पर्सनल व्यूज हो सकते हैं लेकिन वहाँ पे तो सर करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ गलत ना करूँ, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूँ कि मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो। मुझे लगता है इस आंदोलन में भी शायद कुछ लोगों ने अपनी मोरल वैल्यू को खत्म कर दिया। ये कुछ वीडियोस आए हैं जो हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार किया, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं था, वहाँ नहीं था, हाँ अननेसेसरी किया, वो उन चीज से बचना चाहिए था उन्हें। मुझे लगता है मोदी जी की जो लुटिया डुबोई, वो 3-4 कारण होंगे। सबसे पहले गोदी मीडिया जी, इन लोगों ने इतना अंधा समर्थन कर दिया मोदी सरकार का कि हर आदमी इस चीज से खिलाफ हो गया। अगर ये ऐसा रखते ना कि 30-40% मतलब मोदी के खिलाफ रहते और 70-80%, 60-70% मोदी के समर्थन में रहते, तो मामला सेट रहता, दिक्कत नहीं देता।
दूसरा मुझे लगता है कि वो जो लाठी चार्ज हुआ जी। और उसमें गिने चुने अगर देखें तो 10-12 ऐसे लोग होंगे लाठी चार्ज करने वालों में जिन्होंने ब्रूटिलिटी कर दी, समझिए Yes, sir. मतलब अपने अपने दिमाग की हिंसा बाहर निकाल दी। जी शायद उन 10-12 लोगों की वजह से भी ये पूरा मामला खराब हुआ। और तीसरा शायद कहीं ना कहीं सरकार को अहम था, वहम था और बहम भी था। और राजनाथ सिंह जी ने कहा था ना कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये अपने आप में बहुत मतलब घमंड की चीज कह सकते हैं। वो घमंड टूटना भी जरूरी था। और चौथा ये था कि मुद्दा बहुत जेन्युइन था। हाँ सर, ये नो डाउट। हाँ, मुद्दा तो genuine है। इस मुद्दे से हर आदमी प्रभावित था। लेकिन नुकसान इस मुद्दे का एक ये था कि केवल नीट का मुद्दा उभरता रहा, जबकि बहुत सारे पेपर लीक हो हाँ, रहे हैं, सर। उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। आरओ हम लोग के टाइम पे हुआ, फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो ये चीज़ बहुत सारे पेपर हाँ, थे सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चरल जो एरर है इसको तो दूर करें। दूर करें। चलिए, धन्यवाद यार आशुतोष आपका बहुत बहुत। आप कुछ बच्चों को कहना चाहें आखिरी में अपनी तरफ से जरूर बताएं। हाँ सर, मेरा बस एक एडवाइस यही रहेगा, हालांकि इतना बड़ा मैं नहीं हुआ हूँ कि मैं एडवाइस दूँ, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज़ में है या जो शुरू कर रहे हैं, वो जो शुरू कर रहे हैं खासकर वो ओवर इन्फॉर्मेशन से बचें। जो ओवर इन्फॉर्मेशन का दौर है, बहुत सारा मटेरियल है, रिसोर्सेज बहुत हैं, उनको कर्टेल करें, कम से कम रहें, सीमित रहें, और जिनसे पढ़ रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, विश्वास करें उन पे। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग 3-4 साल से लगातार अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, वो अपना स्ट्रेटजी में सुधार करें। वो जो जिस चीज़ को होल एंड सोल मान के बैठे, हो सकता है उसमें एरर हो, तो कहीं से कुछ अगर सीख रहे हैं तो उसको ज़रूर एंडोर्स करें, अपने साथ शामिल करें, संशोधन करें और आगे बढ़ें। और हिम्मत मत हारिए, और अध्यात्म से तो जुड़ जाइए सब लोग, क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ बहुत हेल्प मिलती है। और आध्यात्मिक शक्ति एकदम अलग होती है, वो लॉजिक से परे है। तो अध्यात्म से जुड़े रहिए और एकदम सही अपना कर्म करते रहिए। रिजल्ट्स मिलेंगे, देर से मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों। ये बात इस बच्चे ने बड़ी अच्छी की कि अध्यात्म से जुड़े रहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जिसने पूरा ब्रह्मांड चलाया हुआ है। और कई बार जब आप बहुत नेगेटिव चले जाते हैं तो कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसके ऊपर आप सारी चीज़ें थोप सकें, जिसको आप अपने मन की सारी बातें बता सकें। तो ज़रूर मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, ज़रूर जाएं, थोड़ा समय बिताएं, अपने शरीर का ध्यान जरूर रखें। अगर आप 1 से 1.5 घंटा रोज अपने शरीर को दे देंगे, भाग दौड़ में, खेल कूद में, यार दोस्तों से गप्पे लड़ाने में 1-1.5 घंटा रोज अगर आप दे देंगे, कुछ समय आप अपनी आस्था में लगाएं, तो मुझे लगता है कि आपकी सिलेक्शन की जो रेट होगी, एक तो वो भी बढ़ेगी और सिलेक्शन की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज होगी। थैंक यू, नमस्कार। और एक बात सर, हाँ, एक बात आप अपने क्लासेस में कहते थे कि 5 बजे तक लाइब्रेरी में बैठो, 5 बजे के बाद ग्राउंड में उतर जाओ। हाँ, तो वो चीज़ फॉलो करें, वो चीज़ ज़रूरी है, ग्राउंड में जरूर जाएं, डेली जाएं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मजा आ गया भाई।